पिछले लेसन में हमने पढ़ा था लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला ये रे ऑप्टिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और कक्षा 12वीं में रे ऑप्टिक्स की शुरुआत ही मिरर से होती है। रे ऑप्टिक्स इसमें हमने देखा था लेंस फार्मूला। तो आप लोगों के रिवीजन के लिए मैं लेंस फार्मूला लिख दे रहा हूं यहाँ पे। लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u। मेरे पिछले वीडियो में मैंने इसका डेरिवेशन आप लोगों को अच्छी तरीके से सिखाया है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा वीडियो लेसन है मैग्निफिकेशन के ऊपर। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन, व्हाट इज मैग्निफिकेशन? तो आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि मैग्निफिकेशन एक यूनिटलेस राशि है फिजिक्स के हिसाब से, और यह जैसे हम किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस की मदद से किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। सपोज प्रतिबिंब हमने प्राप्त किया एक समतल दर्पण की सहायता से, एक उत्तल दर्पण की सहायता से, एक अवतल दर्पण की सहायता से, या कि उत्तल लेंस या कि अवतल लेंस, व्हाटएवर। तो जब भी हम प्राप्त करते हैं एक इमेज, तो हमारे दिमाग में इमेज और ऑब्जेक्ट की जो साइज होती है उसके कंपैरिजन की बात आती है। तो इसी कंपैरिजन को ही हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो इसको बहुत सिंपल परिभाषा के रूप में हम समझा सकते हैं कि मैग्निफिकेशन m = I/O, ये इसकी डेफिनेशन है। तो I आप जानते हैं कि सेंटीमीटर, मीटर या कि किसी भी चीज में नापा जाए, कोई भी यूनिट हो सकती है। ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम उसी यूनिट में नापी जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दो सिमिलर राशियों का जो रेशियो है, हमेशा कोई भी भौतिक राशि जो रेशियो के रूप में डिफाइन की जाती है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। तो मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होगी। दिस इज एन यूनिटलेस, दिस इज ए यूनिटलेस फिगर। अब हम इसको एक देखते हैं कि I/O यानी कि मैग्निफिकेशन को और किस रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सपोज एक अवतल दर्पण लेते हैं, एक कॉन्केव मिरर लेते हैं और उसकी सहायता से हम देखते हैं कि मैग्निफिकेशन को और किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक कॉन्केव लेंस है। मैं आप लोगों की सुविधा के लिए बता दे रहा हूँ कि कॉन्केव मिरर किस प्रकार से बनता है कि एक खोखले ट्रांसपेरेंट ग्लास को आप कहीं से भी काट लीजिए और उसके बाद उस टुकड़े को किसी एक सतह पर, सपोज हमने उसके उभरे हुए सतह पर पॉलिश कर दी, कलई कर दी चांदी की, तो जो भीतरी सतह है वो एक कॉन्केव मिरर की तरह काम करने लगेगा। तो कॉन्केव मिरर को हम कहेंगे अवतल दर्पण। यहाँ अवतल दर्पण का जो मध्य बिंदु है वो P के रूप में डिफाइन किया जाता है, और यह जिस खोखले गोले का भाग है उस खोखले गोले के त्रिज्या को हम कहेंगे इस कॉन्केव मिरर की वक्रता त्रिज्या। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये गोला संभवतः इस प्रकार से ऐसे जाएगा। एक फिगर में ड्रा कर रहा हूं। तो आप एक अंदाजे के तौर पे कह सकते हैं, अंदाजे के तौर पे कह सकते हैं कि इसका जो केंद्र है वो क्या होगा, लगभग ये इसका वक्रता केंद्र होना चाहिए C। ये मैंने इसको एक इमेजिनेशन के लिए इस चित्र को कंप्लीट ड्रा किया है, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। और हम जानते हैं कि दोनों के बीच में पोल और कर्वेचर सेंटर के बीच में जो एक बिंदु मिलेगा ठीक बीच में, इसको हम फोकस के रूप में परिभाषित करते हैं। तो एक उत्तल दर्पण के सापेक्ष 3 बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हमको प्राप्त होते हैं, पोल, फोकस और कर्वेचर सेंटर। और इन तीनों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहलाती है प्रिंसिपल
एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस बहुत महत्वपूर्ण एक रेखा होती है, और हम जो भी इमेज फॉर्मेशन एक्सप्लेन करते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर स्थित है, उस पे एक उसकी जो सिचुएशन है वो लंबवत है। तो हम चलो देखते हैं। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की 6 स्थितियां मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई है। आप मेरे वीडियो लगातार देखते रहें, आप पाएंगे कि मैंने कक्षा 12वीं के सिलेबस को बिल्कुल शुरू से शुरू किया है और उसको आखिरी में जाके खत्म किया है। मेरी प्लानिंग है कि मैं करीब 150 वीडियो लेसन बनाऊंगा, आप लोगों के लिए जारी करूंगा, और उसमें लगभग पूरा फिजिक्स का सिलेबस कक्षा 12वीं का आ जाएगा। तो मेरे वीडियो सिलसिले से देखते रहिए, 1 बाय 1 देखते रहिए। हाँ, ये चैप्टर्स मैं अपने सीक्वेंस से लूंगा, अपनी कंफर्ट जोन में लूंगा, और एक साइंटिफिक वे में अपने सिलेबस को डिजाइन करूंगा। तो मेरा ये मानना है कि कक्षा 12वीं के सिलेबस की शुरुआत होनी चाहिए रे ऑप्टिक्स से। तो मैंने शुरुआत कर दी है। यहां पर हम देखते हैं कि एक कोई ऑब्जेक्ट ए बी यहां है, स्थित है, प्रिंसिपल एक्सिस पे लंबवत एक्सिस स्थित है। अब इसको हम ये मानते हैं कि इसका प्रतिबिंब किस प्रकार से और कहां प्राप्त होगा। तो हम इससे चलने वाली प्रकाश की किरण के बारे में देखें। इससे चलने वाली प्रकाश की किरण, हम ये कल्पना करते हैं कि एक मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी प्रकाश की किरण, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस से जाती है। तो इस प्रकार से ये देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण गई और यहाँ पर वो टकराई, और जब परावर्तन होगा टकराने के बाद, तो वह फोकस से होकर के जाएगी। तो इस प्रकार से पहली किरण हमने ड्रा कर ली और वह फोकस से होकर जा रही है। दूसरी किरण प्रकाश की ऑप्टिक सेंटर से ले जाते हैं, ऑप्टिक सेंटर से जाने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तो इस प्रकार से, और प्रतिबिंब निर्माण के लिए आप एक बात समझ लीजिए कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमेशा हमको कम से कम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता पड़ती है, और अधिक से अधिक तो जितने भी हों, कम से कम 2। तो यहां पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा उल्टा छोटा। यहां पर हम ये इसको ले लेते हैं, बोलेंगे A डैश B डैश। ये A डैश B डैश हमको प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। अब यहां पर हम ये जो रिलेशन है m=I/O, ये आवर्धन क्षमता की परिभाषा है। आवर्धन, और कभी कभी इसके साथ क्षमता शब्द जोड़ दिया जाता है, कभी कभी केवल इसको आवर्धन बोला जाता है। तो आवर्धन की जो परिभाषा है m=I/O, इसको और किस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं, उसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव करने की कोशिश की है यहाँ पर, और उसी का एक्सप्लेनेशन, उसी का कैलकुलेशन मैं आप लोगों के सामने डील कर रहा हूं। एक प्रकाश की किरण और खींच ली जाए, जो पोल से होकर जो प्रकाश की किरण जाएगी, उसका क्या होगा? इस प्रकार से प्रकाश की किरण जाएगी, और यहां पर हम इसको कहेंगे आपतन कोण। ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं त्रिभुज हम 2 ले लेते हैं, ABP व त्रिभुज A'-B'-P में। स्पष्ट है, मेरे लिए तो स्पष्ट है, आपके लिए भी स्पष्ट कर देता हूं कि ये दोनों समरूप त्रिभुज है।
समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज है, ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं? त्रिभुज एबीपी को लीजिए आप, देखिए त्रिभुज एबीपी कौन सा है, ये हम इसको बना देते हैं यहाँ पे त्रिभुज एबीपी। ये हम यहाँ ए लिया, यहाँ लिया बी और यहाँ लिया पी, और ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। अब ये आपको कल्पना से उस इस ट्राइंगल को आप देखिए, यहाँ पे इसको हम उठा करके सपोज इसको कट करके यहां पर रखेंगे। ये यहां पर पी बिंदु तो है, ये ए डैश और ये बी डैश। आप ये देखिए, इसको अच्छे से समझना होगा आपको कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये मैंने उस त्रिभुज को एक अलग से उसमें शेडो बना दिया है ताकि आप आराम से पहचान सकें हम किन दो त्रिभुजों की बात कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये दो त्रिभुज। यहां पर हमने इस नीचे वाले त्रिभुज को उसको यहां से उठाया सपोज, और यहां पर ऐसे रख दिया। अब यहां पर स्पष्ट है कि ये नीचे वाला एंगल ये है, ये आर अक्षर से डिनोटेड है, ये एंगल यहाँ पर आई अक्षर से डिनोटेड है। ये आप जानते हैं कि ये वस्तु और प्रतिबिंब दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस पे 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर है, इसलिए हम इसको दोनों को 90 डिग्री लेंगे, और ये आई और आर है। आप जानते हैं परावर्तन के नियमों से वेरी इजी कि परावर्तन के नियमों के हिसाब से आपतन और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि त्रिभुजों की जो संगत कोण है आपस में बराबर हैं। ये कोण इसके बराबर है क्योंकि 90 डिग्री का है, ये कोण इसके बराबर है क्योंकि आपतन और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, और ये कोण इसके बराबर इसलिए होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कुल मिला के 180 अंश होता है। जब दो बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर होगा ही। तो कुल मिला के फंडा ये है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इसलिए थेल्स प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय बोलते हैं तत्सदस्यों में, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हमको मिलेगा, थेल्स प्रमेय से मिलेगा संगत भुजाएं समानुपातिक हैं, यानी कि ए बी बटे ए डैश बी डैश, और दूसरा क्या हम ले लेते हैं यहां पर ए पी बटे ए डैश पी। इसको हम उल्टा भी ले सकते हैं। इसको अगर हम उल्टा लेंगे तो हमारा जो एक इस आर्टिकल को पढ़ने का, इस आर्टिकल को अभिव्यक्त करने का हमारा पर्पस भी पूरा हो जाएगा कि हम आई और ओ का अनुपात जानना चाहते हैं। तो यहाँ आई है साइज ऑफ इमेज, तो इमेज है ए डैश बी डैश, तो हम इमेज के रेशियो में, इमेज के अगेंस्ट, इमेज के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की साइज देख रहे हैं, तो इसलिए हम इसको उल्टा करके देखते हैं। तो अगर हम इसको रिवर्स लिखेंगे तो ए डैश बी डैश बटे आएगा ए बी और बराबर होगा ए डैश पी बटे ए पी। अब यहां पर मैं इस चीज को आगे बढ़ा देता हूं। आप देख रहे हैं कि ए डैश बी डैश बटे ए बी, ए डैश बी डैश बटे ए बी को आप क्या कहेंगे? ए डैश बी डैश इज साइज ऑफ इमेज, then it will be I. AB क्या है? This is the size of object is equal to A dash P, A dash P upon AP। और आप जान रहे हैं कि I बटे A को मैंने परिभाषित किया है M के रूप में, तो इसलिए हम लिख सकते हैं M। A dash P क्या चीज है? A dash P, A dash P यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल। तो आप इस चीज को समझिए कि मिरर में, लेंस में, दोनों में ऑब्जेक्ट और इमेज की जो दूरियां हैं वो एक पर्टिकुलर तरीके से नापी जाती हैं। मिरर के लिए बता दूं कि सारी दूरियां आपको पोल से नापनी होती हैं, और पोल से यहां पर हम चिन्ह परिपाटी जिसको बोलते हैं कि एक ट्रेडिशन होता है कि पोल से बाईं तरफ की दूरियों को निगेटिव, पोल से दाहिनी तरफ की दूरियों को पॉजिटिव, पोल से ऊपर तरफ की दूरियों को पॉजिटिव और पोल से नीचे तरफ की दूरियों को निगेटिव लेते हैं।
तो यहां पर आप देख रहे हैं ए डैश पी, ये पोल से प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब की दूरियों को हम माइनस वी बोलते हैं, वी। और चूंकि लेफ्ट तरफ नापी जा रही है इसलिए माइनस वी। और इसी प्रकार एपी, तो एपी को ए से पी तक नहीं नापना है, आपको पी से शुरू करके ए तक आना है। और चूंकि हम लेफ्ट की ओर आ रहे हैं इसलिए इस दूरी को हम कहेंगे माइनस यू। एक चीज और बता रहा हूं आपको मैं कि यहां पर अभी हम इसको एम नहीं लिखते, अभी हम इसको क्या कहना चाहिए, आई बटे ओ के रूप में ही लिखें। और यहां पर आई और ओ को भी हमको साइन देना है, चिन्ह देना है। आई मैंने बताया कि पोल से ऊपर तरफ प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर की दूरियां पॉजिटिव होती हैं, तो इस हिसाब से ए बी को प्लस और ए डैश बी डैश को माइनस कहेंगे। तो ए डैश बी डैश ये साइज ऑफ इमेज है, ये माइनस में रहेगा और ओ ऊपर की ओर है तो प्लस में रहेगा। तो इसलिए हम इसको माइनस आई बटे ए को लिखेंगे माइनस एम। तो यहां पर आप दूरियों को सदिश दूरियों के रूप में लेंगे, चिन्हों के साथ उसको कैलकुलेट करेंगे, इसलिए हम इस प्रकार से इसको माइनस चिन्ह के साथ लेंगे। और कैलकुलेशन के बाद हमको मिलेगा m इजिकल टू माइनस बी अपॉन यू। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस ऊपर और नीचे है दोनों, हर और अंश में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ का माइनस हम दाहिनी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल कैलकुलेशन में हमको मिलेगा m इजिकल टू माइनस बी अपॉन यू। तो हम इस रिलेशन को, अगर इस जो डेफिनेशन है हमने तय की थी, इस डेफिनेशन और इस डेरिवेशन, इन दोनों को इंटीग्रेट करें तो हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि m इजिकल टू आई अपॉन ओ इजिकल टू माइनस v अपॉन यू। तो ये मैग्निफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है आपको सवाल लगाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। आप इस पोजीशन पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको पूरा का पूरा जो डेरिवेशन है एक बार एक बोर्ड में प्राप्त हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर बोर्ड मिटा दूं। अब इसके बाद हम दो चीजों को लेकर के चलेंगे। पहला है दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र जिसको कहेंगे मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला है 1 अपॉन एफ इजिकल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। ठीक है। और दूसरा है आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, इसको हम m इजिकल टू बोलते हैं आई बटे ओ इजिकल टू माइनस वी बटे यू। इन दोनों समीकरणों को एक दूसरे के साथ जब हम कोलैबोरेट करते हैं तो हमको और डिफरेंट रिलेशन इनके बीच में मिलते हैं। वो भी सवालों को हल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो चलो हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। हम समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 में v का गुणा करने पर क्या होगा? v का गुणा करके देखिए, v अपॉन एफ इजिकल टू v अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। तो v अपॉन एफ इजिकल टू ये 1 हो जाएगा, प्लस सॉरी यहां पर भी तो v होगा, तो v अपॉन u यहां पर हुआ। अब आप जानते हैं कि v अपॉन u को क्या कहा जा सकता है। यहां से समीकरण 2 से आप लेंगे तो v अपॉन एफ इजिकल टू होगा 1 माइनस m।
बहुत आसानी से देख सकते हैं। समीकरण 2 से हमने समीकरण 2 से लिया ये m और v बटे u। तो आप देखिए v बटे u की वैल्यू होगी, ये माइनस इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस m, हमने माइनस m रख दिया। अब इसके बाद m यहां पर इसको पक्षांतर कर लें तो ये मिल जाएगा 1 माइनस v अपॉन f। तो इस प्रकार से m को हम एक नए फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, m, v और f। यानी कि इसका क्वेश्चन ये हो सकता है, फाइंड द, इसका जो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन होगा कि m, v और f में संबंध प्राप्त करें। ये आप जब नीट, जी जैसे बड़े ऑप्टिमिस्टिक एग्जाम में बैठेंगे तो इस प्रकार से ये संबंध आपको कोई ना कोई सवाल हल करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि एम, वी और एफ में क्या रिलेशन है। जब कभी न्यूमेरिकल सवाल लगाएं तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी से इस सवाल की सहायता से, इस रिलेशन की सहायता से आप कोई भी न्यूमेरिकल सवाल हल कर सकते हैं। यानी कि इस सवाल का, इस एक्सप्रेशन का कब यूज करेंगे आप, जब आपको सवाल में, क्वेश्चन में v, f और m से संबंधित इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर v और f दिया गया है, m पूछा गया है तो आप निकालिए, m और f दिया गया है, v पूछा गया है तो आप निकालिए। तो इस प्रकार से ये एक हल्का फुल्का आर्टिकल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैंने बता दिया। अब आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं कि होमवर्क आपका क्या है। होमवर्क है, सबसे पहले तो आप एक काम करें, अगर ईमानदारी से मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे होमवर्क को आपको कंप्लीट करते रहना पड़ेगा। होमवर्क ये है कि इस संबंध को आपको उत्तल दर्पण के लिए प्राप्त करना है। उत्तल के लिए मैंने जो चित्र बनाया था वो अवतल दर्पण था, कॉनकेव मिरर था। आप कन्वेक्स मिरर के लिए उस चीज को करके देखिए। दूसरा आपका टारगेट है कि एम, यू और एफ में संबंध, ये बिल्कुल सिमिलर है। इसलिए मैं आपको इसको टारगेट के रूप में दे रहा हूं, क्योंकि उत्तल दर्पण चाहे अवतल दर्पण, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दोनों के लिए सेम होंगे। दर्पण तो दर्पण होता है, वो इस पर निर्भर नहीं करता उसके एक्सप्रेशन की, उत्तल दर्पण के लिए क्या अवतल दर्पण के लिए। मिरर फार्मूला ये दोनों ही दर्पणों के लिए एक समान लागू होता है, चाहे दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल। इसलिए जो एक्सप्रेशन है वो तो सेम होंगे, लेकिन डेरिवेशन की प्रक्रिया में आपको चित्र उस तरीके से बनाना होगा जैसा कि पूछा गया है। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि एक उत्तल दर्पण के लिए मिरर फार्मूला डिराइव करिए, तो आपको उत्तल दर्पण बनाना है। अगर बोला जाए कि अगर सवाल होगा कि एक अवतल दर्पण के लिए मिरर फार्मूला डिराइव करिए, तो आपको अवतल दर्पण बनाना होगा। तो आप समझ सकते हैं दोनों में सिमिलरिटी है, एक जैसे है। इसको आप करके देखेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, और साथ में ये मुझे भी ये लगेगा कि आप मेरे साथ वर्क कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास इससे भी बेहतर होगी। आपके फीडबैक को मैं जरूर अपने क्लास में शामिल करूंगा। आपका रिक्वायरमेंट जैसा होगा वैसे मेरी क्लास होगी। तो ट्यूनिंग बना के रखें। मुझे जो डिसिप्लिन स्टूडेंट है बहुत अच्छे लगते हैं।